डॉक्टर अशोक सयाल, जिन्हें हाल ही में विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ ने ऑनररी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री से सम्मानित किया है, कलम के धनी और साहित्य की सेवा में निरंतर कार्यरत एक सैनिक हैं। इनका अदबी सफ़र मधुर पल नामक गज़लों के संग्रह से सन 1996 में शुरू हुआ। तब से लेके अब तक अलग अलग विधाओं में और भाषाओं में इन्होंने 40 से भी ज़्यादा किताबें लिखी हैं। साहित्य के हर पहलू को इन्होंने छुआ, चाहे वो जिंदगी की फिलॉसफी को उजागर करती किताब वक्त के हाशिए पर थी या फिर धर्म और नीति से जुड़ी किताब आर्य समाज और हम, कहानियों की किताब खामोश सिसकियां हो या फिर सैलाबे दर्द, हर किताब एक अलग आयाम लेकर आई। अन्य हजारे पर लिखी किताब 21वीं सदी के महानायक को बहुत सराहना मिली। इनकी रचनाएं, लेख, कविताएं, गजलें कई समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में छपती रही हैं। इनकी किताबें जैसे कि बुखारात लफ्जों के या फिर अफसाने जिंदगी के या फिर फेस टू फेस विद ट्रुथ, सत्य से साक्षात्कार, परवाज, साजिश, इन सब पुस्तकों ने श्री अशोक सयाल जी को साहित्य जगत में एक खास मुकाम दिलाया है। नमस्कार, रचना कार्यक्रम के दर्शकों का मैं अंजना बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जब जब हमने फन को जुनून बनते देखा है, शिद्दत से जज्बे से उबलते हुए लहू को देखा है, तब तब बर्फ में आग का लगना देखा है, तब तब हमने सहरा में फूल का खिलना देखा है। ऐसी ही एक शख्सियत आज हमारे बीच हैं, डॉक्टर अशोक सयाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अशोक सयाल जी। हम आपसे एक सवाल ज़रूर करना चाहेंगे। आप अपने बचपन के बारे में दर्शकों को कुछ बताइए। मैडम अंजना जी, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि कार्यक्रम के आगाज़ से पहले मैं बताऊँ कि नमन करना चाहूँगा। और मेरा पहला नमन जो है वो मेरे गुरुजन को है, परमपिता परमेश्वर को है कि मेरा जन्म जो है वो बटाला के अंदर हुआ। डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर, पंजाब का ये बहुत अच्छा शहर है, तो वहाँ का मेरा जन्म है। 10वीं तक की पढ़ाई जो है मैंने वो उसी स्कूल वहाँ पर ही की है, अंग्रेज़ी स्कूल में बीकॉम किया है अमृतसर डीएवी कॉलेज से। और उसके पश्चात मैंने जो है दिल्ली से कोर्स किया है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोर्स सर आपने किया, तो दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे कि आप लेखन की दुनिया में कब और कैसे आए? सरस्वती माँ का आशीर्वाद खींच लाया मुझे लेखन की दुनिया में। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोर्स करने के पश्चात मेरा जो था कारोबार था अपना इंडिपेंडेंट में से, मैं नॉर्दर्न इंडिया का टेक्सटाइल में सप्लायर रहा हूँ। और उस सप्लायर के होते होते मेरे पास काफ़ी समय फुर्सत में मिल जाता था। जब मैं ट्रांजिट में होता था, सफ़र में होता था, तो मैं कुछ ना कुछ मनन और सोच करता रहता था अपने दिमाग में। तो उसी सोच और मनन की वजह से मैंने शेर लिखने शुरू कर दिए, गज़ल लिखनी शुरू कर दी, नज़म लिखनी शुरू कर दी, कविता लिखनी शुरू की। और फिर मैं कहानी और उपन्यास तक पहुंचता पहुंचता जीवनियाँ और सफ़रनामे तक लिखे हैं मैंने। तो ये मेरा सफ़र रहा, साहित्यिक सफ़र, इसी को मैं कह सकता हूँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया आपका सफ़र रहा। दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे कि आप किस विधा पर ज़्यादा लिखते हैं? बिना बेबाकी से कहूँगा कि माँ सरस्वती की मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा रही। मैंने गज़ल, नज़म, शेर वगैरह के से शुरू करने के पश्चात मैंने कहानी लिखा, फिक्शन लिखा, उपन्यास लिखे, और उसके बाद जीवनी लिखी, सफ़रनामा लिखा, और लघु कथा लिखी, बाल साहित्य लिखा। और मेरे पास विधाओं की बहुत ज़्यादा भरमार है। शायद मैं चाहूँगा कि मैं हर विधा के ऊपर अच्छे से अच्छा लिखूँ। ये मेरा लेखन का शौक़ है, जुनून है। तो लिखना क्या आपके लिए जिंदगी का एक तरीका है, जीवन शैली है, या कुछ और विचार आपके मन में इस बारे में है? नहीं, लेखन जो है वो मेरा शौक था, शुरू से ही जुनून है मेरा। ये प्रोफेशनल नहीं है, व्यावसायिक नहीं है। मेरा गारमेंट्स का बहुत अच्छा अपना बिजनेस है। तो मैंने कसम खा के बैठा हूँ कि मैं 1 रुपया भी किताबों से अर्जित करके, साहित्य से अर्जित करके, मैं उसको अपनी जीवनी के ऊपर खर्च नहीं करूँगा। बहुत बढ़िया। तो
ये सरस्वती माँ ही जो है जो सब कुछ हमें देती है और इस लिए प्रेरणा भी करती है इन चीज़ों के लिए। तो ये मेरा है, जुनून है, पेशा नहीं है, जुनून है, शौक है। और आज मैं फख्र से कहूँगा कि ये शौक मेरा इस मुकाम तक पहुँच गया है कि जो मैंने उपन्यास लिखे हैं उनका यूनिवर्सिटियों में शोध हो रही है, उनके ऊपर कई भिन्न भिन्न यूनिवर्सिटीज में हो रही है। हाँ जी सर, ये मैंने सुना है कि आपके कई उपन्यास शोध कार्यों के लिए जी चयनित हुए हैं। जी। तो किस किस्म का शोध, दर्शकों को आप बताएंगे कि किस किस्म का शोध? तो वास्तव में अगर देखा जाए तो मेरा जो जितना भी काम है नॉवेल्स के ऊपर, उपन्यासों के ऊपर, वो सारा थीम बेस्ड नॉवेल्स हैं मेरे। थीम बेस्ड, इशू बेस्ड हैं। वो सामाजिक कुरीतियों के लेके उनके ऊपर अटैक करते हैं। तो उन चीज़ों की वजह से वो नॉवल जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं, चयनित हुए हैं भिन्न भिन्न यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च के लिए। तो सामाजिक कुरीतियों को देखते हुए मैंने उनके ऊपर फोकस किया है अपने लेखनी को। हाँ जी सर, मैंने सुना है कि कामना और साजिश, आपने दो ऐसे उपन्यास लिखे हैं जिसमें आपने खास तौर पर नारी सशक्तिकरण की बहुत बात की है। जो साजिश नावल है वो मेरा पहला नावल होगा जिसमें अंदर मैंने नारी सशक्तिकरण के ऊपर बड़ी ठोसता से बात करी है। आपको हैरानी होगी कि आप वो अभी दर्शकों प्रकाशन अधीन है और वो नावल अभी आ जाएगा कुछ ही दिनों में। तो वो नावल आप देखेंगे, उपन्यास देखेंगे कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा लिखा है और बड़े धड़ल्ले से लिखा है, बड़े गट्स के साथ लिखा है। मैं ये फख्र से बात कहता हूँ कि नारी सशक्तिकरण की आज सारे विश्व को ज़रूरत है और वो बहुत अच्छा मार्क करेगा। मुझे उससे बहुत उम्मीदें हैं। और एक नावल मैंने जो कामना लिखा है उसकी हीरोइन का नाम कामना है, कामना मेरी चाहत भी है। और वो कामना जो है उसके अंदर मैंने सारी की सारी दुनिया की अच्छाइयाँ जो है एक औरत में भरी हैं और उस औरत का नाम जो है वो कामना है। वैसे कहा जाता है कि रचनाकार को अपनी सारी रचनाएं बहुत प्रिय होती हैं, लेकिन आपकी नज़र में आपकी कौन सी रचना आपको बहुत प्रिय है, आपके दिल के बहुत नज़दीक हो? कि मेरी जितनी भी किताबें हैं, पुस्तकें हैं, वो सारी की सारी मुझे अजीज़ है। मैं इस बात का निर्णय जो है वो दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूँ कि दर्शकों को उसमें से कौन सी पुस्तक पसंद आई है। सर, दर्शकों को आप अपनी कोई रचना सुनाएंगे? खता ये हो गई हमसे जो तुमसे दिल लगा बैठे, खता ये हो गई हमसे जो तुमसे दिल लगा बैठे, खबर क्या थी तू संग दिल है जिसे अपना बना बैठे, खता ये हो गई हमसे जो तुमसे दिल लगा बैठे। तुझे दिल दे के हमने तो कभी ऐसा ना सोचा था, तुम्हें दिल दे के हमने तो कभी ऐसा ना सोचा था, राहे पुरखार देखकर हमसे दामन छुड़ा बैठे, खता ये हो गई हमसे जो तुमसे दिल लगा बैठे। नहीं है आसां इतना बुला दूं तेरी चाहत को, नहीं है आसां इतना बुला दूं तेरी चाहत को, गुजरे कैसी भी अब हम पर तेरे दर सर झुका बैठे, बहुत बढ़िया, खता ये हो गई हमसे जो तुमसे दिल लगा बैठे। बहुत ही बढ़िया सर। खुदा को जोड़ दोनों हाथ है इतनी इल्तिजा मेरी, खुदा को जोड़ दोनों हाथ है इतनी इल्तिजा मेरी, नजरे नायत कर स्याल पे हम इश्क में सब कुछ गवा बैठे, खता ये हो गई हमसे जो तुमसे दिल लगा बैठे। डॉक्टर सियाल जो हैं हमारे नेक्स्ट डोर में रहते हैं। ही इज़ अ गुड लिटरेचर मैन और इनकी जो नॉवेल्स हैं मैं काफ़ी इंटरेस्ट से पढ़ती हूँ। मोस्टली इज ब्लीडिंग वुंड्स, आई लव दैट नॉवल। और ये बहुत अच्छे इंसान भी हैं और आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू स्पीक अबाउट हिम। ही इज़ अ लिटरेचर फ्रेंड, आई लाइक हिम। डॉक्टर सियाल बड़े अजीज़ और बड़े भरा मंगर है मेरे। वो हमेशा मैनू गाइड करते रहते हैं, एक पड़ोसी की तरह नहीं, एक बड़े भरा की तरह उन्होंने बहुत गाइड किया। बहुत ज़्यादा उन्होंने महल्ले वास्ते भी बहुत उकसाया, सारे लोगों को दसिया कि पानी की घट वरतों करो, बिजली को बचाओ और साफ सफाई का ध्यान रखो। उन्होंने बहुत सारिया क्वालिटीज़ हैं जिन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। आपको हाल ही में पंजाब साहित्य अकादमी का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है सर जी। तो साहित्य को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने का कार्यभार आपको सौंपा गया है। मेरा सौभाग्य है जी ये। तो सर, इस विषय पे आप क्या कर चुके हैं और क्या आपकी भविष्य में नीति रहेगी? ऐसे है कि मैं पहले तो नेपाल में गया था, वहाँ मेरी 12 पुस्तकों का विमोचन किया, अलग अलग पोखरा यूनिवर्सिटी में, काठमांडू यूनिवर्सिटी में, दूरदर्शन नेपाल में और वहाँ के इंटरनेशनल लैंग्वेज डिपार्टमेंट के डायरेक्टर्स ने किया। और इसके बाद फिर मैं अमेरिका और कनाडा गया हूँ और अमेरिका के कनाडा की धरती पर भी मेरी पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। बढ़िया बात है सर।
और वहाँ के काउंसलेट जनरल्स ने, चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने उन पुस्तकों को विमोचित भी किया और उनको मैंने भेंट भी दिया। और टोरंटो में जो एम्बेसडर जनरल ऑफ इंडिया है उनके ऑफिस में मैंने जाके उनको पुस्तकें भेंट करी और उनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मेरे से ज़्यादा उनको ज़्यादा खुशी हुई। हमने सुना है कि आपने कुछ महापुरुषों के ऊपर भी जीवनियाँ उनकी लिखी हैं, तो किन किन महापुरुषों की जीवनियाँ आपने लिखी और उनके बारे में विस्तार से दर्शकों को बताइए। मैंने अन्ना हजारे जी के ऊपर 21वीं सदी के महानायक श्री अन्ना हजारे जी, उनके ऊपर मैंने जीवनी लिखी है। मैं समझता हूँ कि अन्ना हजारे जो हैं वो सेकंड गांधी ऑफ इंडिया हैं। और इसके बाद मैंने फिर मोदी साहब के ऊपर बुक लिखी है, ए मैन विद विजन, मिस्टर नरेंद्र मोदी। तो मैंने ये राष्ट्र निर्माण के अंदर ये सोचा है कि अगर मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ तो ऐसे महान शख्सियत के ऊपर मैं कुछ किताबें और कुछ अपने श्रद्धा सुमन शब्दों के रूप में पेश कर सकता हूँ। पापा, हम सबको आपसे ऐसी सफलताओं की अपेक्षा तो रही है, किंतु इतने कम समय में आपने इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करके हमें बहुत खुशी प्रदान की। मुझे याद है कैसे आप देर रात तक जगकर और सुबह जल्दी उठकर अपने उपन्यासों में जान डालने का प्रयास करते रहे, जिस कारण वो कई विश्वविद्यालयों में रिसर्च का विषय बने। मैं आपको एक बार फिर से आपकी इस सफलता की मुबारकबाद देता हूँ। कन्हैया, सियाल की कलम को तुमने बल दिया है, हो कैसी भी कोई मुश्किल तुम्ही ने हल किया है। ऐसी मंजिलों को पाना कोई आसान नहीं होता, ऐसी मंजिलों को पाना कोई आसान नहीं होता, तुम्हारी रहमतों ने ही ये सुनहरी पल दिया है। सर, आप बहुत सारी रचनाएं अब कर चुके हैं, तो इतनी रचनाएं करने के पीछे मैं समझती हूँ कि आपके परिवार का योगदान बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहा होगा। अपने परिवार के योगदान के बारे में दर्शकों को ज़रूर बताइए। मेरे परिवार में मेरे जो है बीवी है, उसका बहुत अच्छा रोल रहा है। वो प्रोफेसर हैं, डीन एकेडमिक्स हैं HME कॉलेज जलंधर में। और इसके अलावा उन्होंने कॉलेज का UGC का सारा कार्यभार अपने ऊपर लिया हुआ है, वो सारा देखते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल वर्क्स। अच्छा, ठीक है। और मेरा ये सौभाग्य है कि वो मेरी बुक्स को एडिट भी करते हैं और मेरे जो है नॉवेल्स को सेंसर भी करते हैं ताकि उनमें कोई अश्लीलता का अंग ना रहे। तो मेरा ये बहुत देन है। बाकी इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि बच्चों ने भी मुझे बहुत कोऑपरेट किया है। बच्चे दोनों मेरे ट्विंस हैं, वो अमेरिका में हैं, आजकल MS कर रहे हैं। उन्होंने भी मुझे अपनी शुभकामनाएं ही नहीं दी बल्कि मेरे को सहयोग भी दिया है। जब वो यहाँ पर भी थे तो मुझे कहते थे कि आप बिना डिस्टर्ब हुए अपने लगन से काम करते रहिए। और डे एंड नाइट मेरी जो जिम्मेवारियां थी घर के प्रति, उनको भी उन्होंने अपने कंधों पे लेने का प्रयास किया। तो ये मेरी गुड लक है, आप लोगों का आशीर्वाद है। और सर, मैं देख रही हूँ कि आपकी ज्यादातर जो रचनाएं हैं वो नॉन कमर्शियल हैं। जी, आपने कभी कमर्शियल लिखने का नहीं मैंने सोचा? कमर्शियल का सोचा ही नहीं, ना ही अभी सोचने का कोई प्लान ही है, क्योंकि ये मेरी जीविका का साधन नहीं है। जो कुछ भी मैं लिख रहा हूँ या आज तक मैंने लिखा है, आप जानते ही हैं कि मैंने 40 से अधिक किताबें लिखी हैं और ये पुस्तकें उपयोगी भी हैं। शिक्षा के लिहाज से कह लिए, शिक्षा के माध्यम से कह लीजिए, मैंने एक संदेश दिया है सोसाइटी को। तो उस वजह से मैं फ़ख्र से ये बात कह सकता हूँ कि मेरी किताबें जो हैं वो, जैसे नॉवल की बात ही करेंगे तो वो सारे के सारे इशू बेस्ड है। बिल्कुल सही, बिल्कुल इशू बेस्ड का मीन्स ये है कि उन नॉवेल्स के अंदर कुछ ना कुछ बात कहने की गहराई है, उनके अंदर सच्चाई भी है, यथार्थ भी है। और मैं बात को तह तक कहता हूँ, पाठक जो है उसको एहसास दिलाता हूँ कि जिस शख्स ने इसके अंदर खलनायक का रोल अदा किया है उससे नफरत हो जाए। बिल्कुल ठीक है सर। है वो नॉवल एजुकेशनल है वो नॉवेल्स। यही कारण है कि वो भिन्न भिन्न यूनिवर्सिटीज में, भिन्न भिन्न कॉलेजों में विद्यार्थियों के द्वारा शोध के लिए चयनित किए गए। बिल्कुल सही कहा सर। सर, ये जो आपने किताब लिखी बुखारात लफ्जों के, जी, तो इसमें मैंने देखा कि आपने प्रकृति के ऊपर बहुत रचनाएं लिखी। आपको 2 लाइनें प्रकृति के ऊपर सुनाता हूँ। जरूर। मेरी कविता का शीर्षक है उल्लास के नए रंग। उल्लास मीन्स खुशी। जी सर। प्रकृति ओढ़ कर दुशाला सौंदर्य का, प्रकृति ओढ़ कर दुशाला सौंदर्य का आज प्रफुल्लित करने सबको आई है। प्रकृति ओढ़ कर दुशाला सौंदर्य का आज प्रफुल्लित करने सबको आई है। नवीनता और ताजगी का पैगाम लिए, नवीनता और ताजगी का पैगाम लिए
सबके दिल में उमंग बरसाई है, सबके दिल में उमंग बरसाई है, प्रकृति ओढ़ कर दुशाला सौंदर्य का। प्रत्येक पत्ती, फूल, पौधे और वृक्ष पर अपनी नेमतों की चादर ओढ़ाई है। सुबह, शाम और दोपहर नियमित कर आठों पहर उल्लास के नए रंग लाई है। रिमझिम के आगाज पर उल्लास भरी तरंगे उठने लगी, खुशियों की सेज पर दिले बगिया खिलने लगी। शुष्कता और ग्रीष्मता से हम सबको निजात दिलाने आई है, नवजीवन और सौंदर्य शास्त्र का बीज कराने आई है, बोध कराने आई है। सियाल साहब 1996 से लिख रहे हैं और उनका लिखने का जुनून जो है वो इस हद तक है कि कई बार मैं सुबह कॉलेज जाती हूँ ब्रेकफास्ट बना के, और मैं लंच भी तैयार करके जाती हूँ क्योंकि कॉलेज से आने का टाइम मेरे को भी पता नहीं होता। तो जब मैं शाम को 4 बजे घर पहुँचती हूँ तो क्या देखती हूँ कि इन्होंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, लंच की तो बात ही क्या है। ये अगर लिखने बैठे तो ये अपना कमरा बंद करके 5-6 घंटे तक निरंतर बिना रुके लिखते रहते हैं। और इनके ऊपर गृहस्थ की जो कोई भी जिम्मेवारी हमने नहीं दी हुई, बच्चों ने या मैं, हम अपना काम सारा घर का अपने आप करते हैं ताकि इनको लेखनी के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है वो मिल सके। अशोक सियाल जी पर, जिन्होंने मानवीय मूल्यों, आध्यात्मिक मूल्यों, सामाजिक मूल्यों पर 40 पुस्तकें लिख करके एक रिकॉर्ड कायम किया। बहुत खुशी की बात है कि वे कविताएं भी लिखते हैं, वे उपन्यास भी लिखते हैं और लेख भी लिखते हैं, क्योंकि एक साहित्यकार समाज का दर्पण होता है, समाज की अभिव्यक्ति होता है और समाज का प्रतिरूप होता है। इसलिए उसकी कलम में सशक्तता होनी चाहिए, उसकी कलम में पारदर्शिता होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, ताकि वो समाज को दशा दे सके। किसी प्रकार से इनकी जो लेखनी है वो निरंतर समाज कल्याण, मानव कल्याण की ओर जो है वो चलती रहे और निरंतर जो है ये एक गति ले और साथ में ये दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करते हुए आकाश की बुलंदियों को छुए। न केवल इनका नाम जो है वो जालंधर में या पंजाब में ही हो, बल्कि पूरे राष्ट्र में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। डॉक्टर सियाल, आपने कुछ किताबें अभी हाल ही में अमेरिका में जाकर भी रिलीज की हैं, तो उन किताबों के बारे में हमें जरूर कुछ बताइए। दरअसल ऐसे है कि मुझे रटगर यूनिवर्सिटी न्यू जर्सी वालों ने बुलाया था, वहाँ इंटरनेशनल हिंदी कॉन्फ्रेंस थी, मैं वहाँ पर इनवाइटेड था और मैंने वहाँ पर अपनी पेशकारी भी करी जो मैं कर सकता था। और इसके अतिरिक्त जो है वहाँ मेरी पुस्तकों का विमोचन भी वहाँ के जो कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया हैं उन्होंने किया और इसके पश्चात उन्होंने मुझे ऑनर भी किया वहाँ पर। तो मैंने, आपको हैरानी होगी, ताज्जुब होगा इस बात से कि मैंने टोटल अमेरिका प्रमुख राज्य 15 उसके बाई रोड उसको कवर किया है। बहुत बढ़िया बात है। और इसके अलावा मैं बाई रोड कनाडा गया हूं और उसके भी 10-15 स्टेट्स को मैंने बाई रोड कवर किया है। और दूसरी बात यह है कि मेरी पुस्तकों का वहां विमोचन तो हुआ ही, मुझे ऑनर भी किया गया और काफ़ी अच्छा उनको लगा है इस बात का। तो मैं अपने आप को समझता हूं कि ये मेरा समर्पण है उनके प्रति। और वहां जाके मैंने शोध कार्य किया है, मैंने पूर्व और पश्चिम की सभ्यता जो है, संस्कृति जो है, उसका तालमेल बिठाने की कोशिश किया कि हम लोग उनकी संस्कृति से कैसे फर्क है, हमारा अंतर क्या है उनमें, और उसको मैं आगे पुस्तकों में लिख रहा हूं। जो मैंने वहां 6 महीने रह के वहां जो स्टडीज करी हैं उसको मैं अपनी पुस्तकों के अंदर डाल रहा हूं, ताकि जो भी पर्सन इस लाइन में रिसर्च करना चाहे तो उसके लिए ये किताबें बहुत ज्यादा उपयोगी हों। तो ये मेरा रिसर्च वर्क रहा जो मैंने अमेरिका और कनाडा की धरती पर किया। तो सर, इस रिसर्च के बाद आपने कोई किताब भी लिखी? हाँ, मैं 4 किताबें लिख चुका हूँ अमेरिका के ऊपर, कि उसमें से है अमेरिका एट ए ग्लांस और $10 मिलियन भी एक मैंने लिखा है, वहाँ डॉलर करेंसी चलता है तो उसके अंदर मैंने डॉलर्स के ऊपर भी लिखा है कि कैसे एशियन लोगों की जो है भूख रहती है डॉलर्स कमाने के लिए।
तो वहाँ पर जो मैंने हालत देखी है एशियन लोगों की, उससे प्रभावित हुआ हूँ। और इंटरेक्शन जो है वो मैंने किया है गयाना, जो माइग्रेंट हुए हैं अमेरिका की धरती पर, माइग्रेंट होके गए हैं लोग, ट्रिनिडेड से गए हैं, एक्वाडोर से गए हैं, अन्य द्वीपों से गए हैं, उन लोगों के सभ्याचार को भी मैंने स्टडी किया है। अमेरिकन लोगों के कल्चर को तो मैंने स्टडी किया ही किया है। और इसी प्रकार मैंने कनाडा के लोगों के साथ भी बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन किया है। मज़े की बात और हैरत की बात आपको ये लगेगी कि मैंने वहाँ पर रोज़ 100 लोगों से इंटरेक्ट किया है, और वो अलग अलग कैटेगरीज के लोग थे, और वो अलग अलग एज ग्रुप के लोग थे। सर, इनामों की, प्रशस्ति पत्रों की निरंतर वर्षा आप पर होती रही है। अगर 40 से ज्यादा आपकी किताबें हैं तो 40 से कहीं ज्यादा आपको इनाम भी मिले हैं। बिल्कुल, कोई पीएचडी की ऑनररी डिग्री भी मिली है। तो एक साहित्यकार होने के नाते ये आपके लिए क्या मायने रखता है? जो मेरे को सर्टिफिकेट्स मिले हैं, पीएचडी की ऑनररी डिग्री मिली है, वो सारे के सारे मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। और इसके अलावा मुझे इससे कुछ हासिल भी नहीं करना, मेरी कोई कमाई का साधन तो ये है ही नहीं, और ना ही मैं इनको कभी बनाऊंगा। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि प्रेरणा स्रोत के रूप में है, इसके अलावा कुछ नहीं। बेस्ट स्टोरी राइटर की खिताब से नवाजिश, साहित्य सौरभ सम्मान, विशेष अकादमी सम्मान, अमर आर्ट्स ऑफ लाइफ टोरंटो कनाडा के द्वारा पंकज अकादमी सम्मान, सरस्वती भाषा भूषण सम्मान पत्र और भी अनेकों अनेक प्रशस्ति पत्र, इनाम इनकी कलम की जादूगरी के सबब इनको मुसलसल मिलते रहेंगे। सर, एक बड़ी मजेदार बात देखने में आई है कि आप पेशे से तो कारोबारी हैं, लेकिन दिल से आप एक लेखक हैं। तो इन दो भिन्न भिन्न रूपों के बीच में आप कैसे, अगर कारोबारी हैं एक तरफ और दूसरी तरफ लिखते जा रहे हैं, तो आप किस मानसिकता से गुजरते हैं? मेरी मानसिकता यह है कि किस्मत मुझे इस मुकाम पे ले आई है। मैंने एक लिखी है, स्टोरी लिखी है, उसका टाइटल ही ये है कि मंजिल मुझे कहाँ ले आई, मंजिल मुझे कहाँ ले आई। तो वो एक वास्तविकता है, यथार्थ है जो मैं पेश किया है उस कहानी के अंदर। बड़ी रोचक है, आप भी पढ़ना कभी फुर्सत मिलेगी जरूर पढ़ेंगे सर, जरूर। तो उस कहानी के अंदर मैंने यही लिखा है कि मेरी ये किस्मत में लिखा हुआ था, ये माँ शारदे की कृपा है, उसकी अनुकंपा है कि मेरे को ये किस्मत ने वहां से मेरे कारोबार से छुड़ा के मुझे इस लेखन के फील्ड में जो है वो डाल दिया। सर, आपका दर्शकों के लिए क्या संदेश रहेगा? दर्शकों को मैं यही कहना चाहूँगा, बड़े किस सौभाग्य है हम लोगों का कि हम भारत की धरती पर पैदा हुए हैं। ये सांस्कृतिक है, धार्मिक है, और हम ये चाहते हैं कि मेरा पैगाम सभी के लिए ये है कि हम अच्छे नागरिक बने, अच्छे भारतवासी बने। जो हमारे देश के समक्ष विकट समस्याएं हैं उनकी ओर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए, उन समस्याओं के समाधान होने चाहिए। मसलन की जैसे आजकल पानी की बहुत स्केर्सिटी है, बहुत कमी है, तो उस स्केर्सिटी को हम कैसे दूर कर सकते हैं? एक एक बूंद बूंद पानी बचा के हम अपने घरों में तो उसको बचा सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार हम बिजली को बचाने की कोशिश करें, तो इसी प्रयास के स्वच्छ भारत के साथ जुड़ें और अपने वातावरण को शुद्ध रखें, जो कि अमेरिका और कनाडा की धरती पे ऐसे है। तो मेरे ख्याल में हम भी यहाँ पर अमेरिका और कनाडा जो है उसको बसा सकते हैं, उस टाइप का ये हो सकता है। तो सयाल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप हमारे बीच आए और आपने दर्शकों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी, और हमें पूरी उम्मीद है कि दर्शक इस जानकारी का भरपूर फायदा उठाएंगे। तो दर्शकों, अगले प्रोग्राम में मिलेंगे फिर किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे अंजना भाटिया को दीजिए अनुमति, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।